Economics, FYJC, Economy of Maharashtra chapter. One class has already been taken. This is the second class regarding. So Economy of Maharashtra में हमने इतनी सारी चीजें बात की. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र. सो प्रॉब्लम्स क्या क्या है? प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र. तो देखो सेक्टर को डिवाइड करते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या प्रॉब्लम्स है एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स है. सो एग्रीकल्चरल सेक्टर. एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. एग्रीकल्चरल सेक्टर में महाराष्ट्र सबको पता है कि कितनी पॉपुलेटेड जगह है ये. तो लोगों की जो लैंड है, साइज ऑफ होल्डिंग्स ऑफ लैंड छोटे 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 होते जा रहे हैं. तो डिक्रीज इन एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स. लैंड ही कम होगा तो उसमें फसल भी तो कम ही उगा सकते हैं आप. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज राइट डाउन विद मी चिल्ड्रन. ओरली देख के कुछ नहीं होगा, 10 दिन में भूल जाओगे. तो लिखो इसको साथ में. डिक्रीज इन average size of land holding. Decrease in average size of land holding. उसके बाद जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, देखो अल्टीमेटली लोगों को काम नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, घर में जो खेती बाड़ी का काम है उसी में आके ज्वाइन कर जाते हैं. तो यदि कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो वो वही काम करते रहेंगे. तो देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. इंक्रीज इन नंबर ऑफ small and marginal farmers. ये स्पेशली आपको पता है कहाँ, कौन सी स्टेट में ये बहुत हो गया था कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हो गए थे. महाराष्ट्र में भी हुए, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, पंजाब में ये बहुत हुआ था. एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. इससे क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है. सो एक्सेसिव यूज की बजाय अब लोग समझने लगे हैं कि ऑर्गेनिक पे हमको जाना है, नेचुरल मीन्स से हमको हमारी फसल को प्रोटेक्ट करना है. पर बीच में ये प्रॉब्लम तो बहुत हुई थी, एक्सेसिव यूज ऑफ fertilizers, chemical fertilizers, and pesticides. और ये करने से क्या होता है, सॉइल का जो क्वालिटी वो कम हो जाता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन. इट्स कॉल्ड एज सॉइल डिग्रेडेशन. देन खेती बाड़ी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ना, इन लोग को मतलब लोन्स लेने पड़ते हैं. सो एग्रीकल्चरल इंडेटनेस हो जाती है. लोन लेके और फिर काम करना है. प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है तो आप सिंचाई कैसे करोगे, पानी कैसे पहुंचाओगे अपने खेतों में. तो इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज.
फिर देयर इज लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी, फसल उगा भी दी, उसको मार्केट तक सही तरीके से इन प्रॉपर वे पहुंचा देना कि वो खराब भी ना हो और सस्ते में भी, कैसे करना है. सो लैक ऑफ कैपिटल and marketing facilities. क्लाइमेट चेंज है, भारत का किसान बोलते हैं ना मौसम पे डिपेंडेंट है काफी हद तक, बिकॉज क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट के कारण ही यदि रॉन्ग टाइम पे रेन्स हो गए पूरा फसल बर्बाद होता है. सुना होगा ना तुमने, पेपर में भी पढ़ा होगा. सो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. गवर्नमेंट बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है, दैट इज रूरल मतलब गांव, इस एरिया को जो कि गांव वाला वर्ग है, वो वाला जो क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है. बट उसका इम्प्लीमेंटेशन यदि सही से नहीं हो, क्या फायदा है फिर. ऐसा मीन्स यू आर प्लानिंग बट योर इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट प्रॉपर. सो इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन improper implementation of rural development plans. लैंड रिफॉर्म्स है पर उसका भी पुअर इम्प्लीमेंटेशन है. सो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आप देखो कि सबसे पहले लैंड होल्डिंग कम हो रही है. सो योर कीवर्ड शुड बी लैंड होल्डिंग. ठीक है. इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो ये लोग बढ़ते जा रहे हैं. स्मॉल, एक तो लैंड कम, ऊपर से उसमें खेती बाड़ी करने वाले ज्यादा और मुसीबत. एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इज द कीवर्ड. उससे सॉइल डिग्रेडेशन होता है, याद रखने का है. एग्रीकल्चरल इनडेटनेस, दैट इज लोन लेके काम करना और फिर ऐसी सिचुएशन में आ जाना कि उसको चुका नहीं पाऊं. Then inadequate irrigation facility, irrigation is the keyword. Lack of capital and marketing facilities, capital नहीं है, adequate capital नहीं है और marketing भी नहीं कर पा रहे हो. Climate change, see capital is from C, climate is from C. Agriculture in-depthness देखो I, irrigation देखो I, इस तरह से learn भी करना पड़ेगा ना. Improper implementation of rural development plans, तो rural development जो भी plans है उसका improper implementation. उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की. तो गवर्नमेंट प्लान्स बनाती है, प्रोसीजर्स बनाती है, लेकिन डिले हो जाता है. तो डिले इन गवर्नमेंट प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट डिले इन गवर्नमेंट प्रोसीजर्स. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे कि काम फास्ट हो, एफिशिएंसी बढ़े, इकोनॉमी बढ़े, वेस्टेज कम हो, ऐसी अपडेटेड टेक्नोलॉजी सबके पास नहीं है. सो लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी. देन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी. सो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. बेटर रोड्स, बेटर कनेक्टिविटी, बेटर टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज. मतलब जो एक
डेवलप्ड कंट्री इंजॉय करता है ये सब, बेटर कनेक्टिविटी, बेटर रोड्स, बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो एक डेवलपिंग कंट्री उस हद तक एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं होती। lack of development programs, उसके बाद जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर समवन हु इज रेडी टू टेक रिस्क एंड एंजॉय द रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। वो इनोवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नए आइडियाज लाता है, रिस्क लेता है और अपना बिजनेस करता है। तो देर इज लैक ऑफ मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। lack of motivation to new entrepreneurs, and then regional imbalance तो है ही। इवन महाराष्ट्र में भी कई प्लेसेस हैं जो आगे बढ़ गई और कई प्लेसेस हैं जो पीछे रह गई। तो दैट इज रीजनल इम्बैलेंस। यदि यदि किसी इंसान को स्किल मतलब लाइक उसको ट्रेन किया जाए, उसके स्किल्स को बेटर किया जाए, तो वो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए एक एसर्ट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया जो कि सबको चाहिए। बट देर इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो यदि आप अपनी स्किल एनहांस नहीं करोगे, इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट। सो बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रॉब्लम्स है। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू शुड बी एबल टू लर्न देम आल्सो चिल्ड्रन। Can I erase the board? Yes, ma'am. ओके अब हमने प्रॉब्लम्स की बात की, लेकिन हमको सोल्यूशन की बात भी तो करनी पड़ेगी ना, कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर किए। चलो प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट हैज टेकन सम मेजर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वो क्या है? सबसे पहले एग्रीकल्चर है, यदि आप जमीन में क्वालिटी सीड्स डालोगे तो फसल तो अच्छी होगी ना। यदि आप बकवास सीड्स डालोगे तो आपको जो फसल आएगी वो भी खराब क्वालिटी आएगी। तो सबसे पहले क्या काम करना है, गवर्नमेंट ने क्या काम किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स at reasonable rates। अच्छा सीड्स बांटने से क्या होगा, प्रॉपर पानी भी तो मिलना चाहिए ना, फसल उगेगी कैसे? तो डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, जो प्रॉब्लम्स है उसी का सोल्यूशन निकालो। डेवलपमेंट ऑफ
irrigation facilities. उसके बाद कई बार ट्रैक्टर खरीदना है या और कोई चीज हम लोग को इरिगेशन मतलब खेती बाड़ी के लिए खरीदनी है, तो किसान को वो लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं. सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस. इलेक्ट्रिसिटी यदि मिल जाए तो हर चीज इजी होती है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी से जो अप्लायंस चला के हम यूज कर सकते हैं, तो जैसे एग्रीकल्चर पंप्स हुआ, तो इलेक्ट्रिफिकेशन आप कैसे भी करो ना, आप सोलर पावर लगा के करो, आप इलेक्ट्रिक लाइन बिछाओ, लेकिन उस एरिया तक इलेक्ट्रिसिटी तो पहुंचाने की कोशिश करो. तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पंप्स. हाथ से सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी से हम इजीली कर देंगे. जब भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो एटलीस्ट सोर्स तो हो कि कहीं से ले सकते हैं. उसके बाद जो बेयर मिनिमम फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स है वो तो खेतों में डालना ही पड़ता है, तो वो किसान जाके कहाँ से खरीदेगा? तो नंबर ऑफ आउटलेट्स इंक्रीज्ड. फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन. जो तुमने अभी प्रॉब्लम्स पढ़ी थी उसी का ये लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं. तो यदि प्रॉब्लम्स पता है तो सोल्यूशंस याद करना इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है. उसके बाद देयर शुड बी अवेयरनेस. दे हेल्प इन क्रिएटिंग अवेयरनेस टू यूज मास मीडिया फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस. सो क्रिएट अवेयरनेस. किस चीज के लिए क्रिएट अवेयरनेस करना है? यूज मास मीडिया. That how to make agriculture a profit making business. आपके टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर एक बात बताती हूँ भी आपको. जस्ट टू टेल यू कि इंडियन गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है जो लोग ओनली ओनली फार्मर्स है उनको. जैसे अब है ना, एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स, ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज, इसके लिए स्टैब्लिश किया है गवर्नमेंट ने. ये सब स्टैब्लिश एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स. जैसे किसके अंडर? एपीएमसी के अंडर. तो पहले एपीएमसी का मैंने फुल फॉर्म लास्ट क्लास में कराया था, यदि किसी को याद हो तो. एपीएमसी क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज. और फुल फॉर्म आ गया तो आपको तो याद नहीं था. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज.
उसके बाद आप ये क्या ट्राई करते हैं, स्टैब्लिश एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स। एंड ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज। अलग अलग तरह का फसल होता है ना, कोई गेहूं 50 रुपए किलो बिकता है, तो कोई 40, तो कोई 20। तो उनकी ग्रेडिंग होती है, उनकी क्वालिटी में फर्क होता है। तो ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज। ओके, नाउ आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, लिसन। मैं बता रही हूँ, आगे आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन में कि ऑल्दो इंडिया में टैक्सेशन है, लेकिन जो प्योरली प्योरली एग्रीकल्चर से कमा रहा है, मतलब उसके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, फिर वो 1 लाख कमाए या 10 लाख कमाए या 1 करोड़ कमाए या 10 करोड़ कमाए, उसको कितना टैक्स देना पड़ता है, आप बता सकते हैं? कितना टैक्स देना पड़ता है इंडिया में? क्या रूल है, करंट रूल क्या है? दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। आप 1 लाख कमाओ, आप 10 लाख कमाओ, आप 1 करोड़ कमाओ, आप 100 करोड़ कमाओ, यदि आपके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ खेती बाड़ी है, तो देवांश ने आंसर सही बोला है, नो टैक्स। नो टैक्स, दिस इज द रूल इन इंडिया। ये आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, एक पर्टिकुलर, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, चलो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं दिया, उसके बाद उनकी स्लैब होती है 10%, 20%, 30%। तो एक हायर रेट में आते हैं, मान लो 1 करोड़ किसी सैलरी वाले ने कमाया है, तो एक मैं रफली रफली मैं बोल रही हूँ, स्लैब से थोड़ा कम होगा, बट यदि 30% स्लैब में आ रहा है और सब, तो मैं ये बोल रही हूँ, यदि 1 करोड़ आप सैलरी से कमा रहे हो, तो आप कितना टैक्स दे रहे हो? 30%, यदि मैं बोलती हूँ तो 30 lakhs, चलो कम सब कुछ बेनिफिट्स लेके 25 lakhs, दिस इज व्हाट यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट एज टैक्स। बट यही इनकम यदि आपकी सिर्फ एग्रीकल्चर से आ रही है और कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो टैक्स कितना होगा? एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फॉर फ्रॉम टैक्सेशन, दिस इज करेक्ट जीत। कोई टैक्स नहीं है, इससे ज्यादा हेल्प कोई गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? क्योंकि भारत को ना किसका देश बोला जाता है? किसानों का देश बोला जाता है ना? और इससे ज्यादा हेल्प कोई गवर्नमेंट क्या करेगी कि तुम सिर्फ खेती बाड़ी से पैसा कमा रहे हो, हमको टैक्स नहीं चाहिए, तुम आगे बढ़ो। दैट इज समथिंग। एक सैलरी वाला सोचता होगा कि मैंने भी 1 करोड़ कमाया है, तो मैं करीब करीब 25 लाख टैक्स दे रहा हूँ, और यही यदि खेती बाड़ी से है तो नो टैक्स ऑन योर इनकम, whatever you earn is yours. ओके, नाउ हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, इलेक्ट्रिसिटी, देन उसके बाद रोड्स, मेट्रो, ये सबको अच्छा करना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहले इंक्रीज इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी,
of electricity generation. उसके बाद मेट्रो रेलवे, कहां से कहां? एट मुंबई। यदि आप मुंबई में हैं तो आप देख रहे हैं मेट्रो बन रही है, एंड नागपुर एंड टू एंड कनेक्ट कर देगी। कनेक्टिविटी अच्छी होती है मेट्रो के कारण। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी। इसको क्या बोलते हैं? सागरमाला प्रोग्राम। दिस इज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तभी तो बिजनेस बढ़ेगा लोगों का। देन रोड डेवलपमेंट प्लान। टू 2001 टू 2021 कितना किलोमीटर रोड है? रोड बनाने का टारगेट क्या है? टारगेट इज 3.37 लाख किलोमीटर ऑफ रोड। Then you can talk about rural electrification, network improvement and energy conservation programs. So ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेगा। So rural electrification, that is गांवों तक बिजली पहुंचा देना। Network improvement, and energy conservation programs. क्लास इससे पहले वाली क्लास में हम एजुकेशन की बात कर चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। हेल्थ की बात कर चुके हैं, टूरिज्म की बात कर चुके हैं, हॉस्पिटैलिटी की बात कर चुके हैं, वो हमने इससे पहले क्लासेस में किया हुआ है। देन एब्रिविएशंस मैंने कुछ दिए थे, वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। यदि वो एग्जाम में आपको पूछते हैं व्हाट आर द रेवेन्यू डिविजन्स ऑफ महाराष्ट्र, तो आप क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डिविजन्स ऑफ महाराष्ट्र कौन से हैं? क्या वो मुंबई है, क्या वो पुणे है, क्या वो नासिक है, क्या वो औरंगाबाद है, अमरावती है? आप ये मुझे ढूंढ के बताना कि व्हाट आर द रेवेन्यू डिविजन्स ऑफ महाराष्ट्र। वन। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री कौन सा है? मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है? मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म कौन सा है?
आप मुझे ढूंढ के बताना. These are all MCQ questions, children. Rejoin in a minute, please.